मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर मुकदमे की पैरवी किस तरह से होती है? इसमें मुलज़िम के आने से पहले क्या कार्रवाई होगी, मुलज़िम के पेश होने पर क्या होता है और उसके बाद जो है अदालत रिकॉर्ड किस तरह से मंगवाती है, केस कितने तरीक़ों से शुरू हो सकता है और उसके बाद जो है फिर मुद्दई को सुना जाएगा, शहादतें कब ली जाती हैं, गवाहों को कब तलब किया जाता है, तलबी के मराहिल किस तरह से तय होते हैं, उसके बाद बरी होता है या सज़ा होती है वो किस तरह से मिलेगी और अगर मुद्दई आता ही नहीं कंप्लेंट करके फिर क्या कार्रवाई होती है और अगर किसी स्टेज पर जो है मुकदमा वापस लेने के लिए दरख्वास्त दी जाती है तो वो किस सूरत में हो सकती है और कब दी जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया फिर उस पर जो है सज़ा किस तरह से होती है, हर्जाना जो है उसके लिए सीआरपीसी के अंदर क्या ट्रायल जो है वो दिया गया है। उसके अलावा एरियर्स जो है वो किस तरह से होते हैं, अपील का पूरा प्रोसेस, ये शुरू से लेकर एंड तक यानी कि जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर कार्रवाई होती है, ये उस पर जो है आपको पूरी वीडियो बता रहा हूँ। देखिए मजिस्ट्रेट की का जो है वो कोर्ट के अंदर जो है ट्रायल जो शुरू होता है वो सबसे पहले जो है 241 ए सीआरपीसी के तहत जो है वो बाकायदा मैं इसको समझता हूँ कि ये शुरू होता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या चीज़ होगी, उस अभी मुलज़िम पेश नहीं हुआ, कोर्ट के अंदर गए, जिसने भी दरख्वास्त दी या दो तरीके से जो यानी केस जो है वो शुरू होगा। सबसे पहले ये कि अगर तो पुलिस की रिपोर्ट आई है यानी कि पुलिस की तरफ से मुकदमा शुरू किया गया है, तो वो पुलिस जो है वो 161 सीआरपीसी और 164 सीआरपीसी यानी कि 161 और 164 के जो बयान होंगे वो भी जमा कराएगी अपने पुलिस रिपोर्ट के साथ। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो जब जय वकूआ पर गया था और उसने वहाँ पर जाके इंस्पेक्शन नोट्स तैयार किए थे, तो वो अपने नोट्स भी जो होगा वो भी इसके साथ लगाएगा। हाँ, इसमें ये होगा कि ये सारी की सारी यानी कि जितनी भी कार्रवाई है, ये सारी की सारी चीज़ों की फ़ोटो कापियाँ देनी पड़ेंगी। यानी सबसे पहले कोर्ट के अंदर फ़ोटो कापियाँ जमा करवानी पड़ेंगी जिसने भी केस भेजा। अब इसमें जो फ़ोटो कापियाँ आएँगी वो जो है ये मुलज़िम को दी जाएँगी और ये 7 दिन कबल ट्रायल के शुरू होने से पहले, यानी कि ये सीआरपीसी ने शर्त रखी है कि जब भी कोई केस आएगा तो वो 7 दिन पहले जो है मुलज़िम को तारीख़ पेशी से पहले वो सारा रिकॉर्ड मुहैया किया जाएगा। हाँ, ये है कि अगर केस समरी ट्रायल है या कुछ मुकदमा जो है कोई दफ़ा ऐसी लगी है जिसकी सज़ा जो है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। ये आपने फ़र्क बेसिकली याद रखना है कि ये बड़े ऑफेंसेस होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वो 161, 164 और इंस्पेक्शन नोट और पुलिस रिपोर्ट इन सब की कॉपियाँ जो हैं, वो मुलज़िम को 7 रोज़ कबल ट्रायल से पेश करनी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, वो ये है कि अगर 161 या 164 के बयान के अंदर कुछ इस तरह की बात शामिल है जो पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है या मफ़ाद आमा से नहीं इतना वो मैच रखती, तो वो जो है मुलज़िम को नहीं दी जाएँगी फ़ोटोकॉपी के अंदर। उसके बाद एक तो था ये कि पुलिस के आने पर मुकदमा किस तरह यानी पुलिस रिपोर्ट पर, दूसरा ये कंप्लेंट कि कोई भी बंदा दूसरा जो है वो कोर्ट के अंदर जाता है यानी कि जो मुद्दई कह लें आप, कंप्लेनेंट कह लें, यानी यहाँ पे पिटिशनर होता है, तो वो जो है अगर पिटिशन लेके जाते हैं तो वो कहेंगे वो जो देंगे अपनी पिटिशन, वो अब पिटिशन जो है कंप्लेंट की शक्ल इख्तियार कर लेगी और उसके अंदर होना क्या चाहिए। देखें उसके अंदर जो है मवाद इल्ज़ाम होना चाहिए, गवाहों के नाम होने चाहिए, शहादत का ख़ुलासा होना चाहिए। ये देखें ये 3 चीज़ें जो हैं वो ये लाज़मी है, यानी कि जब भी कोई भी बंदा दरख्वास्त देता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर, तो उसको लाज़िम है कि वो अपने जो है पिटीशन यानी दरख्वास्त के अंदर ये बताए कि उसने इल्ज़ाम क्या लगाया, अपनी यानी कि इल्ज़ाम की तशरीह करेगा। फिर वो ये बताएगा कि जो है कौन से गवाह हैं, फिर वो साथ शहादत यानी कि थोड़ा-सा शहादत का खुलासा उसे गिस्ट ऑफ एविडेंस देना पड़ेगा। यानी सारी शहादत नहीं, थोड़ा-सा बताना पड़ेगा कि ये वो चीज़ होगी जिस पे वो इन्हिसार करेगा आगे फर्दर ट्रायल में जाके। तो ये 241 2 के तहत जो कंप्लेंट फ़ाइल होती है उसके अंदर ये पिटीशन के अंदर जो है वो पिटिशनर जो होगा वो अपनी कंप्लेंट में इन ये चीज़ों का बताएगा। उसके बाद 241 2 बी में जो है वो 204 के तहत फिर इशू ऑफ प्रोसेस यानी कि फिर केस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर उसने जो है पिटिशनर है उसने एक से ज़्यादा
लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, यानी कि मुलज़मान अगर ज़्यादा हैं तो उसको भी उतनी ही फ़ोटो कापियाँ देनी होंगी। यानी कि सबसे पहली बात जो है वो फ़ोटो कापियों की ही है। ये है सब की सब कार्रवाई मुलज़म के पेश होने से पहले। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर केस जो है एक तीसरे तरीके से, यानी कि अगर अदालत ने ख़ुद कोई केस तैयार किया है, यानी कि स्टार्ट किया है, या किसी सरकारी मुलाज़िम ने जो है वो आके मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दरख्वास्त दी है, तो वो किसी किस्म की फ़ोटो कापियाँ देने के पाबंद नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी जो होते हैं, ये उन लोगों पर लाज़िम होता है कि उन्होंने जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होती है वो लोग फ़ोटो कापियाँ देंगे। अब उसके बाद जो है जब ये सारी कार्रवाई हो गई, यानी कि अभी तक मुलज़िम के पेश होने से पहले पहले जो कार्रवाई थी वो बताई, और केस कितने तरीक़ों से शुरू हुआ वो भी आपको पता चल गया। यानी कि 3 तरीक़ों से केस शुरू होता है और मुलज़िम के पेश होने से पहले फ़ोटो कापियाँ देनी पड़ती हैं कोर्ट के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं, ये है 242 के अंदर, यानी कि फिर जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो मुलज़िम को बुलाते हैं। यानी अगर तो पुलिस लेके आई है केस तो पुलिस मुलज़िम को लेके आएगी, या फिर अगर प्राइवेट कंप्लेंट जिस तरह से आई थी तो उस वक्त जो है वो मुलज़िम को तलब किया जाएगा और जब मुलज़िम पेश होगा। यानी कि 2 सूरतों में, जब मुलज़िम को पेश किया जाएगा या मुलज़िम लाया जाएगा, तो उस वक्त जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी वो एक उस पर इल्ज़ाम बनाएगी, लगाएगी, और वो इल्ज़ाम जो है उससे फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या तुम ये इल्ज़ाम कबूल करते हो। तो ये है इल्ज़ाम, यानी कि चार्ज फ्रेम होता है। यानी 242 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर चार्ज फ्रेम होगा। अब उसके बाद 243 है, यहाँ पर अब फौरी सज़ा, यानी कि अगर तो मुलज़िम कबूल कर लेता है, यानी एतराफ़ कर लेता है, उसका कन्फेशन आ जाता है, एडमिशन आ जाता है। अगर उसका एडमिशन आ गया तो फिर उसका एडमिशन उसी के अल्फाज में लिखा जाएगा, यानी कि जिन अल्फाज में उसने अपना इल्ज़ाम कबूल किया है तो वही कोर्ट जो होगी उसके लफ्ज़ों के अंदर लिखेगी। और अगर ये इस तरह से नहीं किया जाता तो इस पर रिक्विटल भी हुआ है, तो इसलिए इस नियरली उसकी लैंग्वेज के अंदर लिखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद अगर तो वो अपना एतराफ़ कर लेता है तो फिर तो उसको जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो फिर उसको सज़ा देगी। और अगर जो है फिर उसके बाद ये है कि अगर नहीं कबूल करता या शोकाज़ नोटिस देते हैं, अदालत नोटिस जारी करेगी, और नोटिस के बाद अगर वो नहीं कोई माकूल वजह बताता कि मैं क्यों नहीं इस इल्ज़ाम को कबूल करता, तो फिर भी जो है ये मजिस्ट्रेट साहब के पास इख्तियार है कि वो चाहें तो उसको उसी वक्त सज़ा दे सकते हैं। यानी कि 243 जो है उसके अंदर सज़ा जो है 2 तरीक़ों से दी जाएगी। यानी कि लाज़मी तौर पे पहले चाहे मुलज़म है भी तो तब भी शोकाज़ नोटिस देंगे, अगर उसने एतराफ़ कर लिया तो तब भी अदालत जो है सज़ा देगी, और अगर वो एतराफ़ नहीं करता और फिर उसके नोटिस के जवाब में कोई माकूल वजह भी बयान नहीं कर पाता, तो तब भी जो है मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सज़ा सुनाएगी। उसके बाद 244 है जिसमें मुद्दई को अब जो है इनकी जो है आगे फ़र्दर कार्रवाई चलेगी। यानी कि यहाँ पर अगर सज़ा नहीं होती तो फिर आगे कार्रवाई चलती है। 242 में क्या होगा कि 244 में ये होगा, यहाँ पे फ़रीक़ैन को सुना जाएगा, यानी मुद्दई को भी सुना जाएगा, मुलज़िम को भी सुना जाएगा। उससे भी शहादत लेंगे, यानी कि जो है कंप्लेनेंट उससे भी शहादत ली जाएगी और अक्यूज़्ड उससे भी शहादत ली जाएगी। और इनसे जो है शहादत लेने के बाद, सुनने के बाद मजिस्ट्रेट जो हैं वो जो हैं एक चीज़ के ऊपर जो है वो बाउंड नहीं है, वो ये है कि अगर मुद्दई अदालत है, यानी कि जैसे ऊपर बताया था कि केस कितने तरीक़ों से शुरू होता है, अगर तीसरा तरीका यानी कि जो अदालत ख़ुद से किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो हैं अदालत को सुनने के पाबंद नहीं हैं। यानी कि आम केसेस में वो कंप्लेनेंट को भी सुनेंगे और अक्यूज़्ड को भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर कोर्ट की तरफ से कार्रवाई शुरू की गई है तो फिर यहाँ पर इस सेक्शन के तहत यानी 244 की कार्रवाई फिर नहीं होगी। और उसके बाद 244(2) पे आ जाते हैं, यानी कि अगर ये सारी उन्होंने सुन लिया तो फिर क्या होगा कि फिर जो गवाहों का जिक्र किया गया था ये उसके मुताबिक कार्रवाई आगे चलेगी। यानी कि ये सारी की सारी जो है वो गवाहों को तलब किया जाएगा। ये गवाहों को तलब तभी किया जाएगा अगर कोई कंप्लेनेंट या अक्यूज़ जो है वो दरख्वास्त देते हैं, तो यानी कि वो चाहते हैं कि जी हमारे फ़लाँ गवाह को जो है वो तलब किया जाए,
तो फिर जो है मजिस्ट्रेट की ये डिस्क्रिशन है, ये यहाँ पर मैं फिर बता दूं कि मजिस्ट्रेट अगर चाहेंगे तो वो उनकी इस एप्लीकेशन को कबूल करेंगे, कंप्लेनेंट या अक्यूज़्ड की, और फिर उनके जो है वो किसी गवाह को तलब करना हो, किसी भी कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना हो, कोई और चीज़ मंगवानी हो, तो उस चीज़ की इजाज़त देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि मजिस्ट्रेट साहब ये भी देखेंगे कि जो है किसी गवाह को तलब करने के लिए कोई ख़र्चा वगैरह जो था बनता था वो जमा करवाया गया या नहीं। और उसके अलावा यानी कि अगर 6 माह से ज़ायद जो है कोई जुर्म है जिसकी सज़ा है 6 माह से ज़ायद, तो मुलज़म जो है वो बाउंड नहीं है, जो है उसको ख़र्चा देना ज़रूरी नहीं है गवाह का। ये आपने एक छोटा सा फ़र्क है, इसको याद रखना है कि अगर सज़ा बड़ी हो तो कार्रवाई थोड़ी सी मुख्तलिफ होती रहती है, लेकिन अगर सज़ा छोटी हो तो फिर कार्रवाई मुख्तलिफ होती है। तो यानी एक ही सेक्शन का तलाक है लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। उसके बाद 244A पर आ जाते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि गवाहों का बयान जो होता है बतौर शहादत इस्तेमाल होना, यानी 164 के अंदर जो इन्होंने बयान दिया होता है, ये फिर मैं बता दूं कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है। आप ये मजबूर नहीं कर सकते कि जनाब 164 का बयान था तो उसको शहादत, अगर अदालत उसको यानी मजिस्ट्रेट की कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि ये जो है वो उसको करेंगे किस तरह से, यानी कि अगर तो बयान जो है वो मुलज़िम की मौजूदगी में दिया गया, उसको या उसको नोटिस देकर दिया गया या उसको मौका भी दिया गया साथ कि वो उस पर जो है क्रॉस वगैरह करे, यानी कि अगर मुलज़िम के पास ये मौका था कि वो उसकी जो बयान था वो उसकी मौजूदगी में दिया गया, उसके पास ये मौका था कि वो अपने उनसे एक और क्रॉस क्वेश्चन कर सकता गवाहों से, तो तब यानी कि उसने अगर ये सारी शहादत चीज़ें पूरी कर ली हैं, यानी कि वो मौजूद भी था उसको या उसको नोटिस मिला और उसके बाद उसको मौका भी मिला और उसने उस पर जिरा भी कर ली, यानी कि उसने क्रॉस करके पूछ भी लिया, तो तब ये जो है गवाहों का बयान जो होगा बतौर शहादत इस्तेमाल होगा। तो ये तब ही जो है वो कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगी कि ये एविडेंस के तौर पे आगे ट्रायल में इस्तेमाल हो। उसके बाद 245, यहाँ पर मैं बता दूं कि 245 ये चीज़ आ जाती है कि जी ये बरी होना है। ये बरी किस तरह से होता है? ये बरी इस तरह से होता है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है वो शहादत ले लेते हैं 244 के तहत, ठीक है, और फिर उसके अलावा कोई एडिशनल एविडेंस भी ले लेते हैं, यानी कि कोर्ट जो है वो 244 के तहत शहादत लेती है या फिर कोई और अजाफ़ी शहादत अपनी तरफ से तलब कर लेती है और मुलज़िम से भी पूछ लेती है, तो उसके बाद अगर वो समझती है कि मुलज़िम जो है वो कसूरवार नहीं, तो फिर उसको फ़ौरन जो है बरी करने का हुक्म दे देगी 245 के तहत कोर्ट। तो ये यहाँ पर आपने एक चीज़ ये भी देखी कि जो एडिशनल एविडेंस होती है वो भी यानी कि ये 244 के तहत आगे चाहें तो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट ले सकती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर एडिशनल एविडेंस का जिक्र नहीं है, लेकिन चूंकि है ये चीज़ें तो वो उन्होंने आगे 245 में बता दिया है कि अगर आप एडिशनल एविडेंस भी ले ली है तो फिर जो है आप इसको सुनने के बाद अगर कोर्ट ये समझती है कि जो है एक्यूज़ जो है वो इसके ऊपर नहीं इल्ज़ाम बनता, तो वो उसको वहाँ पर बरी कर देगी। तो ये एक्विटल जो है 249 पर नहीं होता, ये देखें 245 पर भी है। तो उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट की कार्रवाई जो है आगे चलेगी। अगर यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि या तो फिर ये कि वो उसको बरी करने का हुक्म देता है, अगर कोर्ट जो है इसको यहाँ पे बरी करने का हुक्म नहीं देती, मजिस्ट्रेट की कोर्ट उसको मुलज़िम को शहादत के बाद बरी नहीं करती, तो फिर वो ये होता है कि या तो 349 की कार्रवाई करे। 349 की कार्रवाई ये होती है कि मजिस्ट्रेट जो दोम होता है या सोम होता है वो ये समझे कि ये जो शहादत है इस्तगासा की और मुलज़िम को सुनने के बाद कि मुलज़िम जो है वो ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक है, यानी कि जिस पे इल्ज़ाम लगा है ये उसकी सज़ा जो है वो कम है, लेकिन दर हकीकत इसको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। यानी ये उन केसेस में होता है जहाँ पे मुलज़िम जो होते हैं उन पर पहले भी जो है ना सज़ा मिल चुकी होती है। तो ऐसी सूरतों में जो आगे नया इल्ज़ाम लगा होता है उसकी सज़ा फिर सख्त सज़ा होती है। तो इसलिए फिर ये क्या करते हैं कि अगर ज़्यादा सख्त सज़ा देनी है या कोई डिफरेंट किस्म की पनिशमेंट देनी है तो फिर 349 की कार्रवाई होती है, यानी मजिस्ट्रेट दोम और सोम ये जो केस होते हैं ये फिर आगे फर्स्ट जो दर्जे के मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास से भेजते हैं इस 349 के तहत। वहाँ पर ये होता है कि
जब आप भेजेंगे तो या फिर एक, या हो सकता है कि अगर आप एक से ज़्यादा का ट्रायल चल रहा है, यानी कि 3-4 मुल्ज़मान इकट्ठे चल रहे हैं, तो उनमें से कोई प्रीवियसली कन्विक्ट है, यानी उसको पहले से सज़ा मिल चुकी है, तो फिर ये होता है कि जो इस तरह का बंदा होता है उसको उनमें से, यानी कि 2 का ट्रायल हो सकता है कि रेगुलर चलता रहे और एक को जो है 349 के तहत दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाए ताकि उसको ज़्यादा सख्त सज़ा मिले। या फिर ये होता है कि अगर सज़ा वहाँ पर जो है, हाँ, ये एक चीज़ है कि वो अगर फ़र्ज़ करें जी कि एक ही बंदा था, उसका केस था और वो केस चला गया आगे ज़्यादा सख्त सज़ा के लिए, तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल हैं वो 349 के तहत क्या कर सकते हैं, वो या तो ये कि जो पिछली एविडेंस हुई है उसी पर कर लें फ़ैसला, या फिर ये होता है कि वो मज़ीद कोई एविडेंस लेना चाहें तो वो मज़ीद भी एविडेंस ले लेंगे, वो मज़ीद के कोई गवाहों को तलब करना चाहें तो वो गवाहों को तलब कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वो कोई फ़ैसला और सज़ा सुनाएंगे। लेकिन उनकी सज़ा जो होगी वो सेक्शन 32 या 33, यानी कि जो दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है सज़ा देने का, वो उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ये आपने याद रखना है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि या फिर ये होता है कि 106 के तहत, यानी कि 160 सीआरपीसी के तहत ये होता है कि बाज़ का नुक्स अमन का ख़दशा होता है, तो मुलज़म से जो है ना वो श्योरिटी ले ली जाती है, ज़मानत ले ली जाती है कि ताकि तुम जो है ये हमें अदालत को बावर करवाओ कि तुम ये नुक्स अमन नहीं होने दोगे। तो उस सूरत में भी जो कार्रवाई होती है वो यहाँ पर ब्रीच ऑफ पीस के लिए 160 के लिए उसको जो बॉन्ड जमा करवाने के लिए दिया दिया जा सकता है, वहाँ पर भी वो रेफ़र किया जा सकता है। फिर या ये होता है कि बाज़ औक़ात अगर वो भी वहाँ पर भी पा लिया जाए कि नहीं जनाब ये तो जो है बंदा कसूरवार ही है और उसको सज़ा भी देनी है, तो वो 160 के तहत जहाँ पर उसको सज़ा देंगे वहीं पर जो है साथ ही उसको जो है उससे 3 साल तक की, यानी कि उसको सज़ा भी दे देते हैं, तो फिर यानी कि उससे जुर्माना भी जमा करवा लिया जाता है और 3 साल तक सज़ा भी दे दी जाती है। ऐसी सूरत के अंदर जो है इस तरह के जुर्माने के अंदर जो है वो अपील भी कर सकता है, और ये अपील जो है उसी तरह से होगी अगर यानी कि अपील में सज़ा ख़त्म हो गई है तो फ़र्ज़ करें कि यानी कि अगर किसी मुलज़म का जो है वो सज़ा हो गई थी और लेकिन उसने अपील कर दी, और अपील के तहत जो था वो 160 का जो जुर्माना उसने भरा हुआ था, वो जुर्माना फिर जो है अगर अपील के अंदर उसकी सज़ा ही ख़त्म होगी तो वो जुर्माना जो है उसकी श्योरिटी वो भी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, यानी उसके लिए उसको अलग से कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं 245 पर, यानी कि अगर मुलज़म जो है वो पहले से सज़ा याफ़्ता है मगर उसने तस्लीम नहीं किया, यानी कि जब इल्ज़ाम चार्ज फ्रेम होता है तो उसके अंदर ये बताई जाती है कि भाई तुमने ये तुम पर ये पहले भी इल्ज़ाम है, तो वो यानी अगर उसने वहाँ पे इल्ज़ाम अपना तस्लीम नहीं किया होता तो फिर क्या होता है कि फिर मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो 243 के तहत या 245 के तहत सज़ा सुना देते हैं। तो फिर ये होता है कि वो मज़ीद जो पिछला उसने किया होता है जुर्म, जिसको वो कबूल नहीं करता कि उसको पहले कभी जो था वो उसने जुर्म किया था, तो फिर उस पर मज़ीद अपनी एविडेंस लेंगे और एविडेंस के बाद जो है वो कोर्ट अपनी फाइंडिंग दे देगी। यानी कि जब मुलज़म पर इल्ज़ाम होता है कि जनाब अब तो तुमने ये एक नया जुर्म किया लेकिन इस तरह का जुर्म तुम माजी में भी कर चुके हो, तो फिर कोर्ट क्या करती है कि अगर वो ये तस्लीम ना करे कि जनाब मुझे कभी पहले सज़ा हुई थी, तो अदालत जो है वो शहादत लेगी उस पर मज़ीद और अपनी फाइंडिंग दे देगी। उसके बाद ये है कि अगर ये फाइंडिंग हो गई तो फिर 221(7) सीआरपीसी के तहत उसको ज़्यादा सज़ा दी जाएगी, जो आम जुर्म से, यानी जो आम जुर्म की निस्बत आम तौर पर दी जाती है उससे ज़्यादा संगीन सज़ा दी जाती है। ये 245A के तहत अगर ये डिसाइड कर लिया जाए तो फिर 2217 यानी 221 सब सेक्शन 7 सीआरपीसी के तहत उसको ज़्यादा सख्त जो है संगीन सज़ा दी जाएगी। उसके बाद ये है कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ तक तो ये कार्रवाई थी ना कि अक्यूज़्ड भी आ रहा है और जनाब कंप्लेनेंट भी आ रहा है और ये सारी कार्रवाई हो रही है। अब फ़र्ज़ करें एक बंदा आता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दे देता है और उसके बाद वो गायब हो जाता, आता ही नहीं है। अगर कोर्ट जो है वो फिर क्या करती है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो पहले ही देखे और मुलज़म को फ़ौरी बरी कर दे, यानी कि अगर उसने जो देखा कि सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन क्या है और जुर्म की नोयत वगैरह देख कर अदालत फ़ैसला कर देती है बाज़ औक़ात के ये केस इतना नहीं है कि इसके ऊपर कन्विक्शन इतनी होगी, या तो फिर तो या तो पहली स्टेज पे ही बरी कर देगी, या फिर ये होता है कि फिर केस को फ़र्दर किसी डेट के लिए मुलतवी कर दिया जाता है।
और अगर मुलतवी कर देंगे तो फिर ये होगा कि कंप्लेनेंट को समन जारी होंगे मुलज़म की तलबी वाले दिन या किसी और तारीख पर, अगर मुद्दई नहीं आता। यानी कि पहले तो यानी कि जब उसको दरख्वास्त वो देकर चला गया तो कोर्ट समन करेगी, अगर समन करने के बाद भी अगर मुद्दई नहीं आता तो फिर यानी कि ये कार्रवाई होती है कि वो अदालत जो है वो चाहे तो मुलज़म को उसी वक्त बरी कर दे, या फिर जो नेक्स्ट जो डेट देती है फिर भी नहीं आता तो तब जो है उसको रिहा यानी कि रिहा कर सकती है। फिर आ जाते हैं हम कि इस पर शर्त है, अगर तो मुद्दई सरकारी मुलाजम है तो उसको हाज़िरी से इस्तिस्ना है। यानी कि मैंने चूँकि बताया था कि कोर्ट के अंदर 3 तरीक़ों से केस शुरू होता है। तो अगर तो अदालत का है यानी कि, या फिर जो है सरकारी मुलाज़िम का है, तो फिर यानी कि वो अगर नहीं भी हाज़िर हुआ तो तब भी जो है मुलज़म की बरी नहीं होगा, फिर मुलज़म का ट्रायल ही चलेगा। लेकिन हाँ, अगर फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर जुर्म बड़े हों तो फिर उसका तरीक़ाकार बदल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आप देखें कि अगर जो है काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म है यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, या फिर जो है अनकम्पाउंडेबल ऑफेंस है यानी नॉन कंपाउंडेबल जिसमें सुलह नहीं हो सकती, अगर इस तरह का जुर्म है, जुर्म की नोयत है, तो उस वक्त में उसमें सूरत में भी 247 के तहत बरी नहीं किया जा सकता। तो ये यानी कि अगर 247 के तहत बरी करना है तो उसकी कुछ शराइत हैं। उसके बाद 248 पर आ जाते हैं। ये यानी कि अब यहाँ पर देखें तो कोर्ट का फिर से एक डिस्क्रिशन है। मैं डिस्क्रिशन इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर कंप्लेनेंट की तरफ से दरख्वास्त दी जाएगी, वो ये कहेगा कि अपनी ग्राउंड्स बताएगा कि जनाब ये मेरी वजूहात हैं जिसके ऊपर जो है वो मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। तो मजिस्ट्रेट जो होगा वो मुद्दई से देखेगा, अगर मजिस्ट्रेट ये समझें कि ये दरख्वास्त वापस ली जा सकती है तो फिर वो जो है वो दरख्वास्त वापस ले लेंगे और मुलज़म को फ़ौरी तौर पर बरी कर देंगे। यानी कि ये वो सूरत है कि 248 पर भी मुलज़म रिहा हो जाता है, उसे एक्विटल मिल जाता है। तो मैंने पहले भी कहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ 249 के तहत जो है वो एक्विटल नहीं होता, ये अभी तक जो है हम 4 जगह पर एक्विटल देख चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं 249 पर। तो 249 सेक्शन जो है बेसिकली वो ये कहता है कि अगर कंप्लेंट के बगैर केस है, यानी कि अगर केस पुलिस की तरफ से शुरू हुआ था तो फिर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल सेशन ख़ुद से या फिर सेशन जज साहब से इजाज़त लेकर वो अपनी वजूहात तहरीर करेंगे और किसी भी वक्त कार्रवाई को रोककर बग़ैर सज़ा दिए मुलज़िम को बरी कर देंगे। तो यानी कि मुलज़िम जो है वो यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ देखें, यहाँ ये एक्विटल नहीं है 249 के अंदर, ना ये एक्विटल है ना यहाँ पर जो है वो कन्विक्शन है। यानी कि ये यहाँ पर कोई सज़ा भी नहीं हुई और कोई जो है उसको एक्विटल नहीं है, ये बल्कि रिलीज़ किया गया है मुलज़िम को। यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है और वो बिल्कुल रिलीज़ हुआ है, एक्विटल नहीं उसका हुआ। ठीक है, तो ये एक रिलीज़ होने का सेक्शन है 249, ये आपने याद रखना है, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। उसके बाद 249 ए यानी कि किसी भी वक्त जो है मुलज़म को मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि वो बरी कर सकता है, लेकिन ये किसी भी वक्त नहीं है। ये वक्त जो है ना एक ख़ास वक्त है। वो कौन सा वक्त है? वो वक्त है यानी कि जब अदालत जो है वो प्रोसिक्यूटर और मुलज़म दोनों को सुनने, यानी कि ये वो वक्त है, यानी केस के ट्रायल के दौरान जब अदालत प्रोसिक्यूटर को भी सुन चुकी होती है और मुलज़म को भी सुन चुकी होती है, तो फिर वो वजूहात तहरीर करेगी और समझेगी कि इल्ज़ाम जो है वो बेबुनियाद है या फिर ये कि पॉसिबिलिटी नहीं है कन्विक्शन की, तो तब जो है कोर्ट मुलज़म को रिहा कर सकती है। उसके बाद आ जाता है, यहाँ तक तो था कि यानी कि अगर इस पर जो इल्ज़ामात लगते रहे वो ठीक थे या फिर जो है उसको किसी भी तरीके से वापस लिया जाता रहे कि नहीं, पूरा एक रेगुलर ट्रायल चलता रहा। अब आ जाते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो इल्ज़ाम लगा था वो ही झूठा था, यानी कि किसी बंदे ने जाके किसी बंदे के ख़िलाफ़ एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर, तो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो वहाँ पर क्या करेंगे? अगर इल्ज़ाम झूठा होगा तो फिर मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे वो, अगर पुलिस की कंप्लेंट है या मजिस्ट्रेट साहब की दरख्वास्त पर जो था वो केस शुरू हुआ और एक या फिर एक से ज़्यादा मुल्ज़मान थे, तो जुर्म जो होता है मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि इल्ज़ाम झूठा है, यानी कि इसमें 3 लफ्ज़ हैं जो बेसिकली इस्तेमाल हुए हैं, वो है फॉल्स या फ्रिवुलस
या फिर ये जो है यानी कि एक झूठा है तंग करने वाला यानी बेकार किस्म का इल्ज़ाम, तो तब ये जो चीज़ें होती हैं फॉल्स, फ्रिवोलस और वेक्सिशियस किस्म के इल्ज़ामात, तो उनमें कोर्ट क्या करेगी कि इसमें अगर वो खुद मजिस्ट्रेट साहब खुद से देखेंगे कि अगर ये इल्ज़ाम इस तरह का है, तो फिर वो मुलज़म को उसी वक्त एक्विट कर सकते हैं, बरी कर सकते हैं। या फिर ये कि मुद्दई अदालत में मौजूद होगा तो अदालत फ़ौरन पूछेगी कि बताओ भाई तुम्हें क्यों ना हर्जाना अदा करना पड़े, तुम पर जो है वो हर्जाना आयद किया जाए। वो इसलिए कि चूँकि इल्ज़ाम उसने झूठा लगाया था, तो झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले के ख़िलाफ़ जो है कोर्ट उसी वक्त कार्रवाई का हुक्म दे सकती है। या फिर ये कि अगर वो कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर उसको नोटिस किया जाएगा, समन किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा और वो वहाँ पे बुलाकर उसे ये शोकाज़ कहा जाएगा कि तुम अपनी शोकाज़ करो कि तुम्हें क्यों ना दिया जाए ये हर्जाना। तो उसके बाद वो अगर साबित कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उसको हर्जाना होगा। अब ये जो हर्जाना है वो कितना होगा? ये 242 252 सीआरपीसी के तहत यानी कि 250 सेक्शन के सब सेक्शन 2 के तहत हर्जाना लगेगा, जो कि मजिस्ट्रेट की कोर्ट 25,000 तक करेगी अगर दर्जा अव्वल है। और अगर दर्जा जो है वो थर्ड क्लास है यानी कि सोम का जज होंगे, तो वो 2500 तक जुर्माना जो हर्जाने की सूरत में लगा देंगे। तो ये जो है ये जुर्माना बेसिकली कंप्लेनेंट अदा करेगा अक्यूज़्ड को, यानी कि अगर कोई शख्स किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा देता है तो अदालत उसको हर्जाना करेगी, जो वो जिस पे इल्ज़ाम लगाएगा झूठा उसको वो देने का पाबंद होगा। और ये जो हर्जाना होता है ये बतौर एरियर्स वसूल किया जाएगा, जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होता है। यानी कि ये वो जो होता है जुर्माना जो किसी सूरत में मुआफ़ नहीं होता, यानी कि अगर कोई शख्स मर भी जाए तो उसकी जायदाद में से ये हर्जाना लेकर दिया जाता है। तो ये सज़ा इस किस्म की सख्त होती है। उसके बाद आ जाते हैं कैद पर। तो यानी कि अगर फ़र्ज़ करें वो नहीं बंदा जुर्माना अदा करता, तो उसकी सूरत में उसको यानी कि जुर्माना ना अदा करने की सूरत में उसको कैद की सज़ा होगी। यानी कि ये वो कैद की सज़ा किस तरह से होती है, यानी कि ये जो आपने अगर पीपीसी के शुरू के सेक्शंस में जिस तरह से मैंने पहले लेक्चर्स में अपने बताया है कि ये जो चीज़ें होती हैं सज़ा होती है अगर आप फ़ाइन पे नहीं करते, जब कोर्ट आपको किसी किस्म का फ़ाइन करती है, तो जब अगर आप वो फ़ाइन नहीं पे करते, जुर्माना नहीं अदा करते, तो उसकी सूरत उसके एवज़ आपको सज़ा होती है। तो ये जो 68 69 के तहत अगर वो बंदा फ़र्ज़ करें कि उसी वक्त पे कर देता है, तो वो 68 के तहत उसी वक्त उसकी जब भी वो अपना जुर्माना अदा कर देगा उसी वक्त उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, ये 68 पीपीसी के तहत। लेकिन अगर वो 69 पीपीसी के तहत यानी फ़र्ज़ करें उसकी थोड़ी सज़ा गुजर चुकी है और बाकी जितनी सज़ा रहती है उसने उसका जुर्माना अदा कर दिया, तो उसकी सज़ा उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। फिर ये कि इस्तिस्ना, अब एक चीज़ इस्तिस्ना ये है कि अगर कोई शख्स जो है जिसको जुर्माने का हुक्म अदा हुआ, तो उसको किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना नहीं, बल्कि उसको सिविल क्रिमिनल हर तरह की लायबिलिटी उस पर लागू होगी, उसको किसी किस्म की मुआफ़ी नहीं दी जा सकती। उसके बाद जो है हाँ, अगर ये डिले हो सकता है, यानी कि जुर्माना कितना आप लेट ले सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि जिस झगड़े के एवज़ यानी कि जो जुर्म लगा था उस झगड़े के एवज़ जुर्माना उसको देना पड़ा, और ये उसके अलावा जिस जुर्माने यानी कि जो जुर्म उस पे लगा हुआ है उसी जुर्म की निस्बत कोई सिविल मुकदमा भी चल रहा है, तो जब तक वो मुकदमे का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक अदालत जो है उससे वो जुर्माना वसूल नहीं करेगी। लेकिन जो ही वो सिविल मुकदमे का फ़ैसला हो जाएगा तब उसे जो फ़ौजदारी के केस में सज़ा हुई होगी उसका जुर्माना वो लेने के पाबंद होंगे। उसके बाद ये है कि अगर अपील आ जाती है, यानी कि अगर जुर्माना जो है वो 50,000 से ज़ायद जो है 50,000 से ज़ायद की अदायगी का हुक्म अदालत ने दिया है, तो फिर अब उसके ख़िलाफ़ अपील हो सकती है। ये अपील उसी सूरत में होती है जिस तरह से यानी कि कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपील होती है। यानी एक तो ये अपील की ये नौइयत है, यानी कि अगर कोई जुर्माना 50,000 से ज़ायद था तो फिर उसकी ये सूरत हाल होती है। हाँ, अब आ जाते हैं फ़र्ज़ करें कि अगर जराइम जो हैं ये आप कब तक जो है वो अदालत जो है आपको देती है कि आपने
किस वक्त तक जुर्माना वसूल करना है। तो ये है कि अपील के वक्त आप तो एक तो है कि हर्जाने की अदायगी उसी वक्त है, या फिर अपील, हाँ ये भी होता है कि बाज़-औक़ात हर्जाना हो गया लेकिन आप केस के ख़िलाफ़ जो है अपील में चले जाते हैं। तो जब तक अब ये ना हो कि जनाब जिस पे इल्ज़ाम लगा था झूठा, वो बंदा कहे कि नहीं तुम मुझे जो है पैसे दो, वो पैसे आपको उस सूरत में नहीं मिलेंगे अगर मुलज़िम ने जो है अपील कर दी है। अगर यानी कि कंप्लेनेंट चला गया अपील के अंदर, तो फिर जो है मुलज़म फ़ौरन से नहीं मांगेगा, या मुलज़म ने जब अपील की है तब। तो यानी कि अगर किसी भी सूरत में अपील हो गई तो अपील का जितना वक्त है, यानी आम तौर पर केस के लिए अगर 30 दिन थे अपील के लिए, तो अदालत जो है वो 30 दिन तक इंतज़ार करेगी। अगर 30 दिन तक उसने अपील कर दी तो फिर जब तक अपील का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर उसने अपील का वक्त गुज़र गया और अपील नहीं की तो फिर उसी वक्त उससे पैसे वसूल किए जाएंगे। हाँ, और फिर अगर अपील हो गई तो अपील के बाद जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक पैसे अदा नहीं किए जाएंगे हर्जाने के। यानी कि अगर हर्जाना होता है तो वो किस तरह से होता है, और अगर उसकी लिमिट है तो उसके ख़िलाफ़ अपील है, अपील कब हो सकती है, अपील के लिए कितने दिन इंतज़ार करना है, और उसके बाद किस तरह से वसूली होनी है। अब आ जाते हैं कि अगर जराइम जो हैं वो छोटे हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट जो हैं वो अगर फ़र्स्ट क्लास से समन जारी करते हैं, ठीक है, तारीख़ पर वो ख़ुद, या फिर ये भी होता है कि बाज़-औक़ात यानी कि जुर्म अगर छोटी नौइयत का है और वो जो है मुलज़िम जो है वो पेश नहीं होना चाहता, तो वो ये होता है कि वो अपने वकील के ज़रिए, ठीक है, या फिर किसी तौर पे रजिस्ट्री पोस्ट के ज़रिए अदालत को ये कन्वे कर देता है कि ठीक है मैं अपना इल्ज़ाम कबूल करता हूँ, ठीक है मैं पेश नहीं हो सकता अदालत के सामने, तो लेकिन जो मुकर्ररा तारीख़ होगी, तो यानी कि मैं पेशी पर नहीं आ सकता। और वो क्या करता है छोटे जराइम की सूरत, ये मैं बता रहा हूँ, ये देखें अब यहाँ पर छोटे जराइम का ट्रायल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। यानी कि जो ज़रूरी नहीं था कि वो बंदा कोर्ट के अंदर भी आए। एक बंदे पे जुर्म लगा, जुर्म छोटा था, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अदालत के अंदर भी आए। वो बिल्कुल अदालत को बज़रिया वकील या फिर अपनी रजिस्ट्री के ज़रिए, वो रजिस्ट्री पोस्ट के ज़रिए वो बता देता है कि ठीक है ये मैं इल्ज़ाम कबूल करता हूँ, और जुर्माने की रकम भी साथ भेज देता है। तो फिर उसका ट्रायल जो है वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, और उसके जो है वो सज़ा या जो भी इसका जुर्माना वगैरह जितनी होगी वो पे कर देगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि वो या तो अपने खुद से रकम जमा करवा दे, या फिर अपने वकील को ये इख्तियार दे कि जो उसका इल्ज़ाम है वो उसको कबूल करे और उसका हर्जाना जो है वो जुर्माना अदा कर दे। यानी कि ये वो बेसिकली जराइम हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सज़ा क्या है, जुर्माना है। यानी कि जुर्माने वाले जुर्म के अंदर आपका ट्रायल बहुत मुख्तसर सा है। यानी कि अदालत समन भेजेगी, और वो समन भेजने के जवाब के अंदर अपने रजिस्ट्री पोस्ट के अंदर या अपने वकील के ज़रिए कोर्ट को ये बता देगा कि ठीक है ये वो जुर्माना जो है वो जुर्म कबूल करता है, और उसका वो जुर्माना पेश कर देता है। अब वो जुर्माना जो है वो कितना पेश कर सकता है, 25 से 50% से ज़्यादा जो है उसकी मुकर्ररा रकम अपने जराइम की जो निस्बत होती है वो पेश करेगा अपने फ़र्स्ट इंस्टेंस के अंदर। उसके बाद 250A2 है, यानी कि अगर ये जो जुर्माना हुआ है, जुर्म यानी कि हुए हैं मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत, यानी कि ये जो गाड़ियों वगैरह की निस्बत अगर कोई जुर्माना हुआ था तो उसके तहत जो है ना फिर ये 250A की कार्रवाई नहीं होती। ये आपने याद रखना है। यानी कि छोटे जुराइम चूँकि मैंने कहा है, तो ये ना हो कि ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस वाला जो है उस पे ये कार्रवाई आप समझ लें, नहीं, इसकी कार्रवाई डिफरेंट होती है। ये तो दूसरे जुराइम हैं जिनकी निस्बत ये कहा गया है कि ये कार्रवाई किस तरह से की जाएगी। तो ये थी बेसिकली ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट के, मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर किस तरह के ऑफेंसेस यानी कितने तरीक़ों से कार्रवाई शुरू होती है, और उसके अलावा फिर हर कार्रवाई किस तरह से, यानी कि पुलिस कंप्लेंट है तो किस तरह से होगी, कंप्लेनेंट की प्राइवेट कंप्लेंट है तब किस तरह से होगी, अगर सरकारी मुलाजिम ने दे दी दरख्वास्त तो तब किस तरह से होगी, अदालत ने कार्रवाई कर दी तब किस तरह से इसका जवाब होगा। तो ये सारी की सारी कार्रवाई और छोटे जराइम में किस तरह से होती हैं। तो ये ट्रायल बेसिकली 3-4 किस्म का ट्रायल है, लेकिन ये थोड़ा मिक्स है चूँकि बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर यही आपको याद होंगी तो तभी आप ट्रायल की मज़ीद कम्प्लेक्सिटीज़ को समझ सकेंगे। अगर आपको ये नहीं क्लियर होंगी तो आप मज़ीद नहीं जान पाएंगे। तो ये CRPC के अंदर मजिस्ट्रेट की कोर्ट का ट्रायल है जिसको आप याद रखेंगे, तो इंशाल्लाह
जो है ये आप कभी भी अपने केसेस के अंदर मार नहीं खाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।